Hi everyone, hope you are doing good with your UPSC preparation. Today we are going to see Science and Technology lecture of topic The Four Fundamental Forces of Nature and Their Implications. This lecture is presented to you by me, Priyadarshana Jain. UPSC प्रीलिम्स में इस तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस पे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं. लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक्स विल सी दिस क्वेश्चंस. अभी हम देखते हैं कि ये चार फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं. अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं ये वीडियो सुन रहे हैं, तो इस वक्त भी आपको पता नहीं है आपके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं. तो नेचर में हमेशा हमारे ऊपर कोई ना कोई फोर्सेस काम कर रहे होते हैं. उसमें एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि चीज़ों को बाइंड करने का काम करता है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बनाए रखता है. एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि एटम्स को बाइंड करता है. एक होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करता है. और एक होता है वीक फोर्स, जो कि रेडियो एक्टिव डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हम एक एक करके इन चारों फोर्सेस को समझेंगे और इनके इम्प्लीकेशंस देखेंगे. हर एक फोर्स का अपना एक रोल है. जैसे कि ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी जो फोर्स है वो यूनिवर्स को मोशन प्रोवाइड करता है, एनर्जी क्रिएट करता है. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनाने का काम करता है और इसी फॉर्मेशन की वजह से लाइट जनरेट होती है. देन न्यूक्लियर फोर्सेस हैं. तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से रेडिएशंस रिलीज होते हैं और ये रेडियोएक्टिव डीके कहलाता है. तो इसका अपना सिग्निफिकेंस है. देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो हैं वो बाइंडिंग करते हैं प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, और ये बॉन्ड ब्रेक करने का काम करते हैं. तो हर एक जो फोर्स है उसका अपना रोल है. विल सी इट इवेंचुअली. जो स्टैंडर्ड मॉडल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उस मॉडल के हिसाब से एक फोर्स जो होता है वो डिस्क्राइब होता है एक्सचेंज ऑफ बोसॉन्स से. बोसॉन्स करके पार्टिकल्स होते हैं, इनका एक्सचेंज किया जाता है और उससे फोर्स को हम डिफाइन करते हैं. तो दो ऑब्जेक्ट अपने बीच में जब बोसॉन्स एक्सचेंज करेंगे तो हम ऐसा मानेंगे कि उन दोनों के बीच में कोई फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है. नाउ फोर्स होता क्या है. देखिए, फोर्स जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज अ पुश और पुल दैट चेंजेस इन ऑब्जेक्ट्स स्टेट ऑफ मोशन और कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू डिफॉर्म. एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक एप्पल है, एप्पल ट्री पे से गिरता है तो वहाँ पर उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज हुआ है. पहले वो स्टेशनरी था, वो नीचे गिर गया. तो ये जो पुश और पुल हैं, इनकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है और फिर इसको फोर्स के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है. न्यूटन ने कहा कि फोर्स जो है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. मतलब जितना बॉडी का मास है और जितना वो बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. अब ये थोड़ा सा फिजिक्स की टर्म्स हैं, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है. हम इसको बहुत इजी टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि ग्रेविटी है, तो हम अभी जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं वो सीट आपको वहाँ बैठे रहने के लिए मजबूर कर रही है. मतलब आपको कोई चीज़ है जो पुल डाउन कर रही है ताकि आप वहाँ बैठें, तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटी. अब आपको अगर पुल डाउन कर रही है तो फिर आप गिर क्यों नहीं जाते. तो आप अगर गिर नहीं जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी सीट पे जो एटम्स हैं वो आपको अट्रैक्ट करके वहाँ बिठा के रखें. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि वो किसी ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन डेवलप करके उनके बीच में एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता है. तो अभी जो आपके कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, उस समय आपके कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर जो लाइट आ रही है, ये भी लाइट इसी वजह से जनरेट हो पा रही है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहाँ पे एग्जिस्ट करता है. अब दो फोर्सेस बचते हैं, एक था न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक फोर्स. ये दोनों एटॉमिक लेवल पे काम करते हैं, बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस पे काम करते हैं. अगर हम जनरल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे तो इनका हमारे से रिलेवेंस नहीं निकलेगा. लेकिन जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए काम में आता है, और जो वीक फोर्स है वो न्यूक्लियस को रेडियोएक्टिव डीके में कन्वर्ट होने के लिए काम में आता है. तो ये दोनों फोर्सेस को भी अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे. तो इस तरीके से ये चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं. देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को सबसे पहले हम समझते हैं और देखते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज़ होती है. तो दो ऑब्जेक्ट के मासेस और डिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके बीच में कितना अट्रैक्शन रहेगा. तो एक ग्रेविटी हमेशा मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन का रोल प्ले करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन. देन यू सी दिस चाइल्ड, ही इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ हिज कॉट. इस केस में ही इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, बट इसे फिर भी डर है कि ये गिर जाएगा एंड अल्टीमेटली ही फॉल्स, क्योंकि उसे अपने आप को ग्रेविटी पे बैलेंस करना नहीं आता है. तो ये ग्रेविटी के साथ लाइफ में हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है जब हम चलना सीखते हैं.
ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब स्टडी किया गया उसके बाद इसी की वजह से पॉसिबल हुआ स्पेस एक्सप्लोरेशन और मून पर जाना। तो वी आर एबल टू गो टू द मून बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी एंड आवर नॉलेज अबाउट द ग्रेविटी। तो दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और उनके बीच में एक संबंध बनता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किए हैं। सबसे पहले न्यूटन, एप्पल के गिरने की वजह से इन्हें लगा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। ही स्टार्टेड स्टडिंग दिस एंड देन ही केम टू अ कंक्लूजन। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी इज अ पुल बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर मासेस एंड इनवर्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और कहा कि ये एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला पुल है और ये सारे मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि मून, प्लैनेट, सन, गैलेक्सी, स्टार, इन सबको एक यूनिवर्स के अंदर बांधे रखता है। तो यूनिवर्स का मियर एग्जिस्टेंस अगर पॉसिबल है तो ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ये न्यूटन ने बताया। लेकिन न्यूटन की थ्योरी कहीं पर कंफ्यूज हो गई क्योंकि उन्होंने एक फिनोमिना नोटिस करी, जो मरकरी प्लैनेट है उसके अंदर प्रिसिशन नाम की एक फिनोमिना होती है। प्रिसिशन का मतलब होता है उसके ऑर्बिट अपने आप को रोटेट करने लगते हैं, दे अपीयर टू रोटेट देमसेल्फ। ये देखिए यहाँ पर जो हो रहा है इसे प्रिसिशन कहते हैं। तो ये अपने आप जो रोटेशन होने लगता है, इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन अपनी थ्योरी से नहीं दे पाए। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं उन्होंने कहा कि जो न्यूटन की थ्योरी है मोशन की और ग्रेविटी की, ये उन ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई नहीं करती जिनके पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, जो बहुत तेज स्पीड पे चल रहे होते हैं, लाइक स्पीड ऑफ लाइट। तो हाई ग्रेविटी में है, हाई स्पीड में है, उसको न्यूटन का फोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो फिर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रेविटी है एक्चुअली में ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक डिस्टॉर्शन है स्पेस का विच इज कॉज्ड बाय अ मास। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम एक एनालॉजी को समझते हैं। देखिए जैसे कि अगर आपने एक रबर की शीट ली, ये रबर की शीट है, ठीक है, इस रबर की शीट के बीच में आपने कोई बॉल डाल दी, मैसिव बॉल, तो नेचुरली ये शीट जो है वो डिप्रेशन इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक मार्बल को थ्रो करते हैं तो वो मार्बल क्या क्या कर सकता है, हो सकता है कि वो मार्बल जो है इसके अंदर जाकर इस डिप्रेशन में जाकर गिर जाए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, या वो इसको सर्कल करता हुआ निकल जाए, या फिर वो जो मार्बल है इसको बिना इफेक्ट की वजह से जंप करके, बहुत स्पीड में आया तो जंप करके निकल जाएगा। लेकिन हर कंडीशन में वो इसको कोई ना कोई इफेक्ट तो देके जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब है कि ग्रेविटी फील्ड्स अराउंड द मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन ऑल्सो डू द सेम। मतलब छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट भी ग्रेविटी को इस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं और इसी से समझी जाती है आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ही डिराइव्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम हिज ओन थ्योरी। उसने न्यूटन के ही लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिराइव किया, लेकिन उसमें अपनी खुद की थ्योरी को अप्लाई किया और इन्होंने ये डिफाइन किया कि जो भी ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड में आएंगे, स्पीड ऑफ लाइट में, उनके ऊपर न्यूटन का लॉ नहीं लगा सकते। व्हेन कंसिडरिंग मैसिव ऑब्जेक्ट्स, ग्रेविटी अपीयर्स टू बी द मोस्ट पावरफुल फोर्स। अगर हम बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ग्रेविटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करें तो वो एक वीक फोर्स है। जब भी हम फोर फोर्सेस ऑफ नेचर की बात करते हैं उसमें हम एटॉमिक लेवल को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ग्रेविटी जो है इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द फोर फोर्सेस। तो ग्रेविटी सबसे ही ज़्यादा कमज़ोर फोर्स है। नाउ नेक्स्ट फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो डेवलप होता है चार्जेस की वजह से। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ही यही है कि दोनों पार्टिकल जो है वो चार्ज होने चाहिए। तो पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हम अपनी चेयर में से नहीं गिरते, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम फॉलिंग थ्रू द चेयर, क्योंकि जो सीट के अंदर एटम्स हैं और हमारी बॉडी के, वो आपस में अट्रैक्ट होकर एक ही जगह पर बने रहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसको इनफाइनाइट रेंज में किस तरीके से समझेंगे और एटॉमिक रेंज में किस तरीके से समझेंगे, दोनों में डिफरेंस है। फिजिसिस्ट थॉट दैट फोटॉन्स ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। बड़ी बड़ी डिस्टेंस में तो फोटॉन्स ट्रांसमिट कर देते हैं, लेकिन जब डिस्टेंसेस छोटी हो जाती है उस समय पर क्या होगा, इसको समझने के लिए उन्होंने एक डायनामिक्स को डिज़ाइन किया, उसे कहा जाता है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसकी मदद से वो समझते हैं कि एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे वर्क करता है। तो देखिए रियल लाइफ एग्जांपल्स में आप समझते हैं
जब हम अपने बाल बनाते हैं और अगर कंटिन्यूसली आप अपने हेयर को किसी ब्रश का यूज़ करके रब करते रहेंगे तो आपके कुछ हेयर्स जो है इस ब्रश के साथ चिपक जाएंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो रहा है और ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो पार्ट जो हेयर्स हैं वो वहाँ जाके चिपक जाते हैं। इस फोटो में आप देखिए ये बलून के साथ ये बच्ची के बाल चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बलून और इस बाल के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स जनरेट हो रहा है। इसी तरीके से जो मैग्नेटिज्म होता है वो भी ऐसे ही क्रिएट होता है। जो अपोजिट फेसेस होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को अटैक करते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के बाहर के ऑर्बिट में पाए जाते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों का बैलेंस बना हुआ रहता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि दोनों का अट्रैक्शन बना रहता है। नाउ वी विल कम टू द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो हैं उसके बारे में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियर फोर्स न तो ग्रेविटेशनल होते हैं और न ही वो इलेक्ट्रिकल होते हैं। मतलब न तो ग्रेविटी से कोई संबंध है ना ही इलेक्ट्रिक चार्जेस से कोई रिलेशन है। अब न्यूक्लियर फोर्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं उनको बाइंड करके रखता है, उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये होल्डिंग करता है एटम की। दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रेन करता है न्यूक्लियस को टूट जाने के लिए, क्योंकि ये रिपल्शन का काम करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से यहाँ पे रिलीज होती है रेडिएशंस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से सारा जो यूनिवर्स है उसके सारे एटम्स आपस में बाइंडेड हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर युकावा, इनको नोबेल प्राइज़ मिला मेसॉन्स के लिए। मेसॉन्स क्या चीज़ होती है? किसी भी एटम के अंदर एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स और एक होते हैं न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। अब देखिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हिसाब से तो जो प्रोटॉन्स हैं उनके अंदर रिपल्शन क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि वो सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, है ना। वहाँ कोई निगेटिवली चार्ज तो है नहीं, वो तो ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं अंदर, तो प्रोटॉन्स को एक दूसरे को रिपेल कर देना चाहिए और न्यूक्लियस जो है वो फ्लाई अपार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब वहाँ पे कौन काम कर रहा है? ग्रेविटी काम कर रही है? नहीं, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करती है। इतने छोटे सब एटॉमिक लेवल पे ग्रेविटी रोल प्ले नहीं करती है, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा। तो अब वो कौन है जो इस सब एटॉमिक पार्टिकल में न्यूक्लियस को बाइंड करने में मदद कर रहा है? तो उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये हमेशा बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेस पे ही अपना रोल प्ले करता है। डॉक्टर युकावा ने हमें बताया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और न्यूट्रॉन के साथ एक एक्सचेंज करते हैं पार्टिकल का। इस एक्सचेंज की वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है ये फ्लाई अपार्ट नहीं होता और वो जिस पार्टिकल का एक्सचेंज कर रहे हैं उसे कहते हैं मेसॉन और इन्हीं मेसॉन को आगे जाकर पायोन कहा गया। ये सारा न्यूक्लियर फोर्स जो है वो जनरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स के आसपास एक फोर्स फील्ड जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है? आप देखिए प्रोटॉन जो हैं, प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो प्रोटॉन जो हैं उनके पास सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो मेसॉन वाला एक्सचेंज वाला सिस्टम नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। हमने अभी देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज पार्टिकल्स पे जनरेट होता है, तो प्रोटॉन के पास वो भी एक फोर्स है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है उनके पास तो सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ही है बिकॉज वो तो न्यूट्रल होते हैं, तो उनके पास कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो नहीं सकता। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस केस में न्यूक्लियर फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ये बहुत शॉर्ट रेंज पे ही एप्लीकेबल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है, क्योंकि ये सब एटॉमिक रेंज की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पर वो बहुत ही स्ट्रांगली जनरेट होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स सारे फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। देन जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके होता है। तो रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक डिके होता है जहाँ पर एक आइसोटॉप होगा, जनरेट होगा। आइसोटॉप का मतलब होता है वो एटम जिसका कि एटम नंबर तो इस पेरेंट से सेम रहता है लेकिन इसका मास डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोटॉप कहते हैं। तो ये जो आइसोटॉप यहाँ पे जनरेट होते हैं, एक डीके होता है जिसमें साथ में एक हीलियम का न्यूक्लियस निकल के आता है, इसे अल्फा कहा जाता है। एक में इलेक्ट्रॉन आता है, उसे बीटा कहते हैं। और एक में फोटॉन यानी कि गामा रेज जनरेट होती है और इनको फिर गामा कहते हैं। तो ये 3 तरीके के डीके होते हैं। नाउ जो बीटा एमिशन होता है ये वाला, इस एमिशन में एक न्यूट्रॉन डीके होकर के एक प्रोटॉन बनाता है, एक एंटी न्यूट्रिनो बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियस से इजेक्ट होकर आते हैं और जो फोर्स इसको
इजेक्ट करता है उस फोर्स को हम वीक न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं। नाम इसका वीक न्यूक्लियस फोर्स है, लेकिन ये ग्रेविटी से ज़्यादा वीक जो है नहीं है, इसलिए हम कहेंगे अगर हम इनके क्रोनोलॉजी की बात करें तो सबसे वीक ग्रेविटी होगा, फिर उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फिर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो देखिए एक चीज़ हम समझते हैं कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं इनकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन के अंदर और स्टार के अंदर। और ये क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप जनरेट होते हैं, और ये सारा जो डीके का रोल है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में जो कि सन में और स्टार्स में होती है वो पॉसिबल होता पाती है एक वीक न्यूक्लियर फोर्स का। तो नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन बहुत बड़ा रोल करता है सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन करता है। तो दिस इज वन ऑफ द बिग रोल दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स हैज़ टू प्ले। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स में ये 3 तरीके के डीके हमने देखे, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों डीके पाए जाते हैं। देन अभी एक क्वेश्चन देखते हैं इन फोर्सेस से रिलेटेड। चारों फोर्सेस को हमने देख लिया। एक क्वेश्चन है 2013 में आया था, द नोन फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, विद रेफरेंस टू देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपसे जो पूछा जा रहा है वो नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है उन्हें आपको क्रॉस कर देने हैं। तो सबसे पहला है ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4। ये तो अभी हमने देखा कि ग्रेविटी सबसे वीक होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम टाइम बिंग अभी रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये तो सही है, अभी हमने देखा, तो इसको हम कट कर देते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियो एक्टिविटी, वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिविटी कॉज करते हैं, हमने देखा रेडियो एक्टिव डिके होता है वहाँ पे, तो ये भी सही है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यही तो उसका रोल है, न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये भी सही है। तो अब जो गलत है वो कौन सा है? ये फर्स्ट स्टेटमेंट। ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ऑन द कंट्री ग्रेविटी जो है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से 2013 का क्वेश्चन है। फिर एक और 2013 में ही क्वेश्चन आया है, उसके अंदर भी बहुत सारे फोर्सेस की बात की गई है। क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कौन से फोर्सेस हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की सरफेस पे जो भी चेंजेस आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिन भी फोर्सेस की बात करी गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अभी एक एक करके अगर सबको देखें तो सबसे पहले देखिए प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट क्या करता है? अर्थक्वेक लेके आता है, तो ये तो आंसर है ही है, प्लेट मूवमेंट तो होगा ही होगा डायनामिक चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हम इसको हटा देते हैं जहाँ पे प्लेट मूवमेंट नहीं है, तो ये निकल गया। उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो चीज़ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप करता है, रेडिएशन रेडिएट होती है। अभी हमने देखा था किस तरीके से हम मैसिव ऑब्जेक्ट और मार्बल का एक एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो उस एग्जांपल से भी प्रूव होता है कि हाँ जो चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों का रोल तो रहेगा ही, तो रेडिएशन का रोल तो होता ही है। तो 1 जो है ये हमारा रह जाएगा, तो इस केस में ये भी निकल जाएगा, सी ऑप्शन। अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं, यहाँ पर डिफरेंस है सिर्फ एक चीज़ का, ये 5वें ऑप्शन का। तो हम 5वां ऑप्शन देख लेते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ इज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द सर्फेस ऑफ अर्थ, क्योंकि रोटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्रोसीजर है अर्थ से रिलेटेड, तो वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही डेफिनेटली। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सारे फोर्सेस डायनामिक चेंजेस लेके आते हैं अर्थ के ऊपर। नाउ विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। इसके अंदर हम डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, एंटी मैटर, निगेटिव मैटर और ब्लैक होल्स वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। 1990s में जब बिग बैंग थ्योरी का इवोल्यूशन चल रहा है तो साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ यूनिवर्स तो जो है सर्टनली एक्सपैंड तो हो रहा है, ये तो बात सही है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि जो ग्रेविटी है वो भी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, मतलब सारे यूनिवर्स के पार्टिकल आपस में मैटर जो रहेगा वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होगा, तो ग्रेविटी जो है इस एक्सपेंशन को कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर देगी, तो डेफिनेटली ग्रेविटी एक्सपेंशन को रिड्यूस करने का काम करेगी। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय साइंटिस्ट इन 90s। उसके बाद क्या हुआ, 1998 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक सुपरनोवा स्टार को स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि जो रेडशिफ्ट फिनोमिना होता है वो डिस्टेंट गैलेक्सीज में ज़्यादा हो रहा है और नियर बाय गैलेक्सीज में कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच हो रही है, मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड तो हो रहा है लेकिन ये एक्सपेंशन का रेट बहुत ज़्यादा है, ये एक्सपेंशन रिड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब कोई ग्रेविटी, किसी ग्रेविटी की इतनी औकात नहीं है कि इस एक्सपेंशन को स्लो डाउन कर सके। तो एक्चुअली एक्सपेंशन इज एक्सीलरेटिंग, नॉट गेटिंग स्लो डाउन। तो अब वो कौन है जो इस एक्सपेंशन को कर रहा है?
जब वहाँ ग्रेविटी है तो इतना एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन के अंदर, लेकिन वहाँ पर कोई और है जो इस ग्रेविटी को काउंटर करता है, और उस किसी और का नाम उन्होंने डार्क एनर्जी दिया कि ये जो कोई और है, ये कोई डार्क एनर्जी है जो इस ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करती है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इस डार्क एनर्जी को उन्होंने 3 तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक तो उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी फोर्स के काउंटर पे एक फोर्स जनरेट होगा, वो कॉस्मोलॉजिकली कांस्टेंट रहेगा। ये जो कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया, हो सकता है कि ये सही हो। और दूसरी ये बात उन्होंने कही, हो सकता है कि वहाँ पे कोई स्ट्रेंज एनर्जी फ्लूड है जो कि स्पेस में भरा हुआ है, जिसे हम कहेंगे एम्प्टी स्पेस जो है, उस एम्प्टी स्पेस के अंदर और भी कोई फ्लूड है, और ये सुपर फ्लूड है, और ये सुपर फ्लूड वहाँ पर कोई एनर्जी को मूव करता है, और इस वजह से वहाँ पर डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो ये एक उन्होंने दूसरा अपना अजम्पशन निकाला। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो आइंस्टाइन कह रहा है ग्रेविटी के बारे में, ये सब गलत है। तो या तो आइंस्टाइन को हम फेल कर दें पूरी तरीके से कि उसकी ग्रेविटी की थ्योरी गलत है, या फिर उसने जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की बात करी जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा वो सही है, या फिर वहाँ पे कोई तीसरी चीज़ है, कोई एनर्जी फ्लूड है जो कि इस स्पेस को फिल कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने इसको स्टडी करने की कोशिश की। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना पड़ेगा कि जो एम्प्टी स्पेस होती है वो एक्चुअली में एम्प्टी नहीं होती है, वो अपने आप में डार्क एनर्जी लिए होती है, और ये एम्प्टी स्पेस जो है ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी होती है। अभी हम इसे समझेंगे किस तरीके से इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और अगर आपको इस एम्प्टी स्पेस के बारे में पता चल जाए, मतलब इस डार्क एनर्जी के बारे में पता चल जाए, तो आपको ये चल जाएगा कि आप कैसे स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव टू नो अबाउट डार्क एनर्जी। अब डार्क एनर्जी जो है अपने आप में मिस्टीरियस है, और ये मिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये ना तो डिटेक्ट की जा सकती है, ना ये मेजर की जा सकती है, ना ये टेस्ट की जा सकती है। तो आपको पता कैसे चल रहा है कि वहाँ डार्क एनर्जी है? इसके कुछ इफेक्ट्स हैं जो क्लियरली ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई और है, कोई अननोन चीज़ है जो वहाँ पे अपना काम कर रही है। ठीक है, अगर हम रिलीजन्स की बात करते हैं तो रिलीजन इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को कहते हैं वो लोग कि कोई सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है, और साइंस इसको डार्क एनर्जी कहता है कि कोई डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है, और इसी की वजह से पूरा यूनिवर्स बाइंडेड है। तो डार्क एनर्जी जो है ये एक प्रॉपर्टी है स्पेस की, और आइंस्टाइन ने ऐसा कहा कि अभी ऐसा और पॉसिबल है कि और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो कम इनटू एग्जिस्टेंस होता रहे। मतलब ऐसा हो सकता है कि हम जितने एरिया को जानते हैं वो छोटा सा एरिया हो, और अभी बहुत बड़ी स्पेस हमारी एक्सप्लोर करना बाकी है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की बात करी। उन्होंने कहा कि ये जो एम्प्टी स्पेस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और ये बहुत एक्टिव होती है, और इस इतनी ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से इसमें इतनी ताकत है कि ये और स्पेस को जनरेट करेगी, और जैसे जैसे ये स्पेस जनरेट करती जाएगी वैसे वैसे यूनिवर्स और एक्सपैंड होता जाएगा, और एक्सेलरेशन होता जाएगा, और ये सारा बाइंडिंग करने का काम कोई स्पेस कर रही है, कोई एम्प्टी स्पेस कर रही है, और उसको फिर हम डार्क एनर्जी कह रहे हैं। तो अब डार्क एनर्जी के 3 इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हमने देखे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एम्प्टी स्पेस जो है वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी है जो कि कंटिन्यूसली अपियर होते हैं, डिसअपियर होते हैं, अपियर होते हैं, डिसअपियर होते हैं। लेकिन फिर इसको जब उन्होंने एनर्जी के फॉर्म में कैलकुलेट करने की कोशिश की तो उनको बहुत ही वियर्ड रिजल्ट आए। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हो सकता है कि ये इस तरीके से नहीं हो रहा हो। फिर उन्होंने कहा एम्प्टी स्पेस है ये किसी डायनामिक फ्लूइड से बनी हुई है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे सुपर फ्लूइड की, तो कोई डायनामिक फ्लूइड है वहाँ पर। फिर उन्होंने पता लगाया कि जो ये फ्लूइड है इसका इफेक्ट क्या होगा। इसका इफेक्ट ये होगा कि ये नॉर्मल मैटर से और एनर्जी से अलग तरीके से काम करेगा, यूनिवर्स को एक्सपांड करने में मदद करेगा, और इसी थ्योरी को इन्होंने क्वांटिसेंस का नाम दिया। और लेकिन ये जब इन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की तो क्वांटिसेंस के बारे में भी ये कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं कर पाए, इसलिए ये भी अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। ये डायनामिक फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं हो पाया है। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है आइंस्टाइन की तो थ्योरी ही गलत है, तो समहाउ दे ट्राइड दिस, बट ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी अगर गलत हो जाती तो ये जो दुनिया में गैलेक्सीज हैं, जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए नहीं रहते, क्योंकि गैलेक्सी का एग्जिस्टेंस ही डार्क एनर्जी की वजह से है, डार्क मैटर की वजह से है। तो यूनिवर्स है, मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी तो गलत नहीं है, तो इसको तो आप निगेट कर नहीं सकते। तो अल्टीमेटली आपको फिर कुछ और ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अब 3 चीज़ें हैं, एक तो एम्प्टी स्पेस, एक है न्यू डायनामिक फ्लूइड, और एक है नई थ्योरी जो कि ग्रेविटी को चेस करे। तो इन तीनों के बारे में साइंटिस्ट लोग अभी भी स्टडी कर रहे हैं, और डार्क एनर्जी के बारे में वो कभी कोई कंक्लूजन पे अभी तक नहीं आ पाए हैं।
डार्क मैटर क्या होता है? डार्क मैटर वो चीज़ होती है जिसकी वजह से गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। गैलेक्सीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो ये स्टार्स क्यों आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं, नोबडी नोज। तो इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि वहाँ कोई डार्क मैटर है जिसकी वजह से ये गैलेक्सीज जो है ये एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जितना हमने प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, वो ये तो नहीं पता कर पाए कि डार्क मैटर क्या है, लेकिन वो ये ज़रूर पता कर पाए कि डार्क मैटर क्या नहीं है। तो वो क्या क्या नहीं है? एक तो वो स्टार्स और प्लैनेट्स तो बिल्कुल नहीं है। ये उन्होंने कहा कि जो डार्क मैटर है ना तो वो स्टार है ना वो प्लैनेट है, डेफिनेटली। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये किसी डार्क क्लाउड्स के फॉर्म में नहीं है जो कि नॉर्मल मैटर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इसी को उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई और मैटर है जिसे उन्होंने बैरियॉन्स कहा, और कोई बैरियॉनिक क्लाउड है जो वहाँ पे काम कर रहा है। तो बैरियॉन्स की उन्होंने एक थ्योरी दी कि बैरियॉन नाम के क्लाउड हो सकते हैं, बाकी नॉर्मल मैटर के क्लाउड तो ये नहीं है। फिर थर्ड उन्होंने कहा कि डार्क मैटर इज नॉट एंटी मैटर। एंटी मैटर क्या चीज़ होती है अभी देखेंगे। हर एक चीज़ का दुनिया में एक एंटीडॉट है, ऐसे ही मैटर का भी एक एंटीडॉट होता है। तो जो एंटी मैटर है वो गामा रेज रिलीज करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो गामा रेज जो है वो तो डार्क मैटर रिलीज नहीं कर रहा है, तो फिर ये एंटी मैटर भी नहीं है। ये ब्लैक होल्स भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल्स के पास जो जाता है वो खत्म हो जाता है, तो वो वायलेंटली इफेक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग को, जबकि डार्क मैटर तो पूरे यूनिवर्स में स्कैटर्ड है। तो फिर डार्क मैटर जो है वो ब्लैक होल भी नहीं है। फिर उन्होंने ये जो थ्योरी है ब्रायोनिक मैटर वाली, उन्होंने कहा कि शायद ब्रायोनिक मैटर से डार्क होल, ये जो डार्क मैटर हैं ये बने हुए हैं, और इसी को उन्होंने मैसिव कॉम्पैक्टिक हैलो ऑब्जेक्ट्स कहा, मैचोस जिन्हें कहा जाता है। लेकिन इसको भी फिर चेस किया गया और ये कहा गया कि शायद ये ब्रायोनिक क्लाउड्स नहीं हैं, ये कोई ब्रायोनिक मैटर से नहीं मिलकर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं किसी और एक्सोटिक पार्टिकल से, जैसे कि एक्सियन है, जैसे कि विम्स हैं, जो कि इंटरेक्ट नहीं करते लाइट और मैटर के साथ जैसे हम सोचते हैं। ये नॉर्मल नहीं होते हैं। नॉर्मल लाइट कहीं पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, एब्जॉर्ब होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। डार्क मैटर के पास जब लाइट जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है। तो ये अपने आप में यूनिक फिनोमिना है, विल सी लेटर। तो इस तरीके से लाइट और मैटर को ये नॉर्मली इस चीज़ को रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पता नहीं कि यह है, कुछ एबनॉर्मलिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। आप एक चीज़ देखिए डार्क मैटर के बारे में। जब साइंटिस्ट लोगों ने पता करने की कोशिश की कि यूनिवर्स कैसे बना हुआ है, तो उनको ऐसा पता चला कि 68.3% डार्क एनर्जी है, 4.9% नॉर्मल मैटर है और 26.8% डार्क मैटर है। अब सोचिए जो नॉर्मल मैटर मतलब क्या, सन, प्लैनेट, स्काई, हम, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, ये सब कुछ जो आप जानते हैं वो सब नॉर्मल प्लैनेट है, नॉर्मल मैटर है। तो ये सारा नॉर्मल मैटर सिर्फ 5% है। इसका मतलब ये सब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो ये सब है, दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। तो ये चीज़ अपने आप में एक कंट्रोवर्सी सी है। और ये जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, इसके बारे में जब ये पता चलाया तो साइंटिस्ट वर लाइक कि दुनिया में सिर्फ 5% चीज़ें ये जो हम जानते हैं, मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है जो एक्चुअली में अननोन है, इनविजिबल है। जो डार्क मैटर है न तो वो लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है न वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये चीज़ है कि ये लाइट को बेंड कर देता है, कहीं ना कहीं लाइट बेंड होती है, इसका मतलब वहाँ कोई है, नहीं तो हम ये कह देते कि वहाँ कोई है ही नहीं। जब लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो हो सकता है वहाँ पे कोई नहीं हो, जबरदस्ती दिमाग लगा रहे हैं, नहीं, वो बेंड करता है लाइट को, इसलिए वहाँ पर कोई तो है। फिर एक चीज़ है, डार्क मैटर जो है वो यूनिवर्स को होल्ड किए है। अगर ये डार्क मैटर नहीं होता तो ये यूनिवर्स इस तरीके से होल्ड नहीं रहता। ये बहुत बड़ा रोल है जो डार्क मैटर प्ले करता है। डार्क एनर्जी इसका अपोजिट रोल प्ले करती है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सेलरेशन दे रही है बहुत तेज, दैट ड्राइव्स द एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। और एक्चुअली डार्क एनर्जी की वजह से यूनिवर्स पूरा टूट जाना चाहिए, एक्सेलरेट हो के, लेकिन ऐसा भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे डार्क मैटर नाम की चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। फिर एक चीज़ और हम समझते हैं कि या तो ये डार्क मैटर एक पार्टिकल है या फिर ये कोई ग्रेविटी है। इसके ऊपर साइंटिस्ट क्लियर नहीं है, हो सकता है कि ये कोई पार्टिकल और हो सकता है कोई क्लैरिटी हो, कोई ग्रेविटी हो। तो इस तरीके से काफ़ी सारा मिस्ट्री चल रहा है और इसके ऊपर रिसर्च गोइंग ऑन है। फिर एक और चीज़ यहाँ पर आती है, एंटी मैटर। देखिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है उनके कोई ना कोई एंटीडॉट होते हैं। जब बिग बैंग थ्योरी आई थी तो ये कहा था कि जो यूनिवर्स बना तो उसमें आधा मैटर था और आधा एंटी मैटर था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैटर तो सारा रह गया जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दूसरा आधी चीज़ कहाँ है, वो एंटी मैटर है क्या और वो गया कहाँ, तो किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा कहा है कि हर एक पार्टिकल का एक दूसरा एंटी पार्टिकल पाया जाता है, जैसे कि प्रोटॉन के एंटी प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के एंटी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें पॉजिट्रॉन कहा जाता है।
यहाँ तक कि जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं लाइक कि न्यूट्रॉन, वो भी किसी न किसी पार्टिकल से बने होते हैं। क्वार्क, न्यूट्रल पार्टिकल का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जिससे वो बन रहे हैं उनका तो कोई चार्ज होगा, तो फिर उन क्वार्क के भी एंटी क्वार्क पाए जाते हैं। इसका मतलब जैसे कि दुनिया में हर एक प्लस चीज़ की दूसरी माइनस चीज़ एग्जिस्ट करती है। हस्बैंड है तो वाइफ है, वाइफ है तो हस्बैंड है, तो जो जिसे हम कहते हैं जोड़ी आसमानों में बनती है, आपके लिए कोई ना कोई बन के आया है, समथिंग समवन समवेयर इज मेड फॉर यू, वही चीज़ एंटी मैटर है। हर एक मैटर का एक एंटी मैटर दुनिया में एग्जिस्ट करता है। एक साइंटिस्ट हुए पॉल डिरैक, इन्होंने 1920 में रिकंसाइल किया आइंस्टाइन की थ्योरी को और क्वांटम मैकेनिक्स को, और इन्होंने वहां पे एंटी मैटर ढूंढने की कोशिश की। तब से लेकर आज तक एंटी मैटर को ढूंढने की कोशिश ही की जा रही है। 2015 में साइंटिस्ट ने ये कहा कि एंटी मैटर बिहेव्स एग्जैक्टली एज मैटर। ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट निकल के आया, क्योंकि थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर दूसरे साइंटिस्ट लोग इस पर रिसर्च करने लगे, अभी तक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल है कि एंटी मैटर मैटर की तरह बिहेव करे। अगर ऐसा होता तो ये एंटी मैटर मैटर के ऊपर हावी क्यों नहीं हुआ आज तक, तो इट इज़ अ मिस्ट्री। नाउ ये एंटी मैटर का क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से हिट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, इसका एंटी ऑब्जेक्ट कौन है, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे में हिट होते हैं तो नेचुरली वो इनहेलिएट हो जाएंगे एक दूसरे में। एक है प्लस, आप सोचिए एक प्लस है और एक है माइनस, और दोनों के पास बराबर की एनर्जी है, तो दोनों जब आपस में टकराएंगे तो खत्म हो जाएंगे, और फिर वहां पे गामा रेज रिलीज होगी। जब हाई एनर्जी पार्टिकल स्मैश होते हैं और वहां पे बीटा डीके होता है, तो वहां पे कुछ एंटी मैटर क्रिएट होता है, ऐसा साइंटिस्ट ने बताया। जब बिग बैंग का टाइम हुआ तब भी ऐसा ही हुआ, लेकिन पता ये नहीं लगा पाए कि एंटी मैटर गया कहाँ, मैटर ही क्यों सरवाइव किया, एंटी मैटर सरवाइव क्यों नहीं किया। डिफिकल्ट टू ट्रैप एंटी मैटर, क्योंकि एंटी मैटर जैसे ही बनता है, जैसे ही ये प्लस होता है, जैसे ही इसका माइनस जनरेट होता है, ये दोनों एनिलिएट हो जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक इसको रख ही नहीं सकते। थोड़े दिन पहले साइंटिस्ट ने एक एंटी हाइड्रोजन बनाया था, एंटी हीलियम बनाया था, और उसको उन्होंने थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखा था, तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी कि उसको कैसे इतना देर तक होल्ड करके रख लिया, एंड उसका फिर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। तो इसका सबसे बड़ा तो ये है कि अगर एंटी मैटर को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो फ्यूजन रिएक्टर्स को बहुत बड़ा किक ऑफ मिल जाएगा, और फ्यूजन रिएक्टर्स भी वहाँ पे बनना पॉसिबल हो पाएंगे। अभी फिशन रिएक्टर्स ही बनते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस के कोई रिएक्टर नहीं होते, लेकिन वो पॉसिबल है अगर एंटी मैटर आपको पता चल जाए कि क्या है। एंटी मैटर एनिलेशंस जो हैं उनसे आप कैंसर की पोजिशन को डिटेक्ट कर सकते हो, तो कैंसर की ट्रीटमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। आपके कैंसर जो होता है उसमें एक डैमेज टिश्यू होता है, सपोज एक आपकी बॉडी का पार्ट है जहाँ पे कैंसर हुआ है, तो एक टिश्यू डैमेज होगा, उसके अगल बगल के हिस्से में कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये वाला पार्ट अकेला अफेक्ट नहीं होता है, ये जो आजू बाजू के अच्छे पार्ट है इनको भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर एंटी मैटर के एनिलेशन आपने डिटेक्ट कर लिए, तो आप हर मैटर का एक एंटी मैटर जनरेट करके वहाँ पर उसके हिसाब से काम कर सकते हो, तो फिर इस केस में आप कैंसर को ट्रीट करने में आपको मदद मिलेगी। आसपास के जो टिश्यू है उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इंसान की लाइफ के चांसेस ज़्यादा बच जाएंगे कैंसर के केस में। तो इस तरीके से इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, इसकी अपनी एप्लीकेशन है। तीसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है निगेटिव मैटर। अब हमने एंटी मैटर देखा, तो एंटी मैटर को हम कह रहे हैं कि वो एंटीडॉट है, तो निगेटिव मैटर क्या चीज़ है। निगेटिव मैटर जो है इसको आप ये कह सकते हो कि ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, मैटर की एक ऐसा रूप है। मैटर मतलब हमारे आसपास जो है सब मैटर है, हर एक मैटर का एक ऐसा रूप है जिसका कोई निगेटिव मास होगा और उसको हम निगेटिव मैटर कह देते हैं। मतलब निगेटिव मैटर एंटी मैटर नहीं होता, ये नॉर्मल मैटर जो होता है उससे बहुत परे होता है। एंटी मैटर नॉर्मल मैटर की तरह होता है, बस वो अपोजिट तरीके से काम करता है, और जो निगेटिव मैटर है उसका तो मास ही निगेटिव हो जाता है। तो क्या निगेटिव मास एग्जिस्ट कर सकता है। 2014 में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि यूनिवर्स के अंदर निगेटिव मास एग्जिस्ट तो करता ही है, एक परफेक्ट फ्लूइड है that does not exist, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट अलाउज नेगेटिव मास टू एग्जिस्ट विदाउट डिफाइंग द लॉ ऑफ जनरल रिलेटिविटी। ये साइंटिस्ट ने पता लगाया कि वहां पे कोई सुपर फ्लूइड है जो एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है लेकिन नेगेटिव मास जनरेट कर रहा है, और 2017 में उन्होंने नेगेटिव इफेक्टिव मास को क्रिएट कर लिया इस सुपर फ्लूइड का यूज करके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ये नेगेटिव मास जो है इट वाज थियोराइज्ड बाय आइंस्टाइन एट द टाइम व्हेन ही स्टडीड जनरल रिलेटिविटी। उसने कहा था कि ऐसा कोई नेगेटिव मास होना पॉसिबल है, और इसको साइंटिस्ट को निकालने में 100 साल लग गए। तो 100 ईयर्स के बाद उन्हें पता चला कि ऐसा कोई नेगेटिव मास जो है वो रियली एग्जिस्ट कर रहा है।
सो एक और निगेटिव मास के साथ एक और चीज लगी हुई है कि जब निगेटिव मास होगा तो ऑब्जेक्ट रिपेल अ पॉजिटिव मास स्पेस व्हीकल, क्योंकि निगेटिव मास जो है वो अपोजिटली काम करेगा। पॉजिटिव मास तो अपना सीधे सीधे जा रहा है, लेकिन निगेटिव मास उसको अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल करेगा, विच अट्रैक्ट्स द नेगेटिव ऑब्जेक्ट सो दे मूव ऑफ टुगेदर। इसकी वजह से वो साथ साथ मूव करते हैं। ये एक थ्योरी है जो निगेटिव मैटर को एक्सप्लेन करती है। नाउ अब एक हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की। ब्लैक होल्स क्या चीज़ होती है? बहुत ज़्यादा ग्रेविटी जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है स्पेस के अंदर, इतनी ग्रेविटी कि लाइट भी वहाँ से नहीं निकल सकती, ऐसी जगह को हम ब्लैक होल कहते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता। जब भी कोई स्टार है जो कि जिस अपनी डेथ पर आ गया है, वो अगर इसके आसपास आ जाएगा तो वो इसके अंदर जाके पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसको हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। कुछ 20 टाइम्स सन के मास के ब्लैक होल पाए गए हैं, उन्हें स्टेलार कहा जाता है। और इस तरीके के बहुत सारे स्टेलार अर्थ की गैलेक्सी में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो लार्जेस्ट ब्लैक होल हैं वो सुपर मैसिव होते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने बताई कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनके बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। तो हम जहाँ रह रहे हैं मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया सेगिटारियस ए इसे कहा जाता है। ये देखिए मिल्की वे, इसका एक ये आर्टिस्टिक पिक्चर है। इसके बीच में कोई सुपर मैसिव चीज एग्जिस्ट कर रही है, ब्लैक होल। तो आप सोचिए मिल्की वे के अंदर तो अर्थ भी है, तो क्या अर्थ कभी इसके अंदर जा सकती है? क्या हम कभी ब्लैक होल में जाके खत्म हो सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लैक होल है इनके अंदर ऐसी कोई अट्रैक्शन पावर नहीं है कि दूर दूर से किसी को अट्रैक्ट कर सके। वहां तक जाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। तो जब भी कोई मरता हुआ तारा है, कोई डाइंग स्टार है, वो इसके पास जाके जरूर खत्म हो जाता है, लेकिन ये जबरदस्ती किसी को एंगल्फ नहीं करता है। अर्थ मिल्की वे में इस सेगिटारियस से बहुत बहुत दूर है, इसलिए इसका कोई चांस ही नहीं है कि अर्थ के पास कभी इतनी एनर्जी आ जाए कि अर्थ वहां चली जाए और जाकर के खत्म हो जाए। इसलिए हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हॉलीवुड में कुछ मूवीज हैं जो ऐसी बताती हैं कि ब्लैक होल के अंदर अर्थ चली जाएंगी, वो सब एक फिक्शन है। रियल में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि अर्थ किसी ब्लैक होल में जाकर के खत्म हो जाए। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी से रिलेटेड 2012 में पूछा गया था। एंटी मैटर 2012 के अंदर साइंटिस्ट ने एक एंटी हीलियम का न्यूक्लियस तैयार कर लिया था, एक एंटी मैटर बना लिया था। तो फिर इन्होंने पूछा कि इस एंटी मैटर के बनने से क्या हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन दिया है, इट विल हेल्प प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस स्टार्स एंड गैलेक्सीज मेड ऑफ एंटी मैटर। ऑब्वियसली हम अभी कह रहे हैं बिग बैंग के अंदर यूनिवर्स मैटर और एंटी मैटर का बना हुआ था, तो सारे स्टार और गैलेक्सीज में कोई एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है, तो उसके बारे में हमें पता चलेगा। नेचुरल सी बात है, सेकंड ऑप्शन इज वेरी ट्रू। तो इसकी वजह से हम 1 को निकाल देते हैं, हम सी को निकाल देते हैं। हमारे पास बचता है 2 and 3, 1, 2 and 3। अब 3 तो मतलब सही है ही, तो इसको तो हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इट विल हेल्प अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। नेचुरल सी बात है, एंटी मैटर के बारे में पता चलेगा, बिग बैंग के राज खुलेंगे तो यूनिवर्स का इवोल्यूशन पता चलेगा। तो तीसरा तो फिर सही है ही। अब हमें पता लगाना है 1 क्या कहता है, इट विल मेक मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन ईजियर एंड चीपर। नाउ हाउ दिस इज पॉसिबल? एंटी मैटर का ऑयल एक्सप्लोरेशन के साथ कोई संबंध नहीं है। ऑयल एक्सप्लोरेशन को ईजियर और चीपर बनाने में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने अभी देखा सारा, वहाँ कहीं में हमने ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात नहीं की थी, तो इसका जो आंसर है वो बी होगा, 2 and 3। तो दिस इज द वे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, अभी 4-5 सालों की डिस्कवरीज है, इसलिए इनको पढ़ना और इनको समझना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है। कीप ऑन वॉचिंग दिस लेक्चर्स। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस लेक्चर की बच जाती है, ग्रेविटेशनल वेव्स। आइंस्टाइन ने इसे प्रपोज किया था 2015 में। एक लीगो लेबोरेटरी है यूएस की, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। वहां पर उन्होंने कंफर्म किया कि आइंस्टाइन जो है वो सही थे। 100 साल बाद आइंस्टाइन को उन्होंने कंफर्म किया कि कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। ये क्या होती हैं? दे आर रिपल्स इन द स्पेस टाइम एंड कॉज्ड व्हेन मैसिव ऑब्जेक्ट्स टर्न्स स्पेस इनटू वॉबली। व्हाट इज दिस वॉबली? वी विल सी। देखिए क्या होता है कि जब मैसिव ऑब्जेक्ट जो होते हैं, अगर वो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर घुस घुस के बहुत ज़्यादा ग्रेविटी इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वो क्रश हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, और कोलैप्स होकर वो एक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार या फिर कि ब्लैक होल। तो जो ब्लैक होल होगा वो तो अपने अंदर किसी को भी आने नहीं देगा, सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। एक उसमें न्यूट्रॉन स्टार भी होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार दिया हुआ है, इसकी लाइफ साइकिल में एक सुपरनोवा नाम की चीज़ होती है। जब स्टार मरने लगता है तो उसका एक्सप्लोजन होता है, उस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहते हैं। और सुपरनोवा के बाद ये जो है न्यूट्रॉन स्टार जनरेट होता है या फिर ब्लैक होल जनरेट होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, और जब भी ये सब होता है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं। वे वेव्स जो है वो रिपल करती हैं स्पेस और टाइम के अंदर। और एक बात और है
ये जो रेमनेंट ऑब्जेक्ट है न्यूट्रॉन स्टार वगैरह, ये सब कभी कभी बाइनरी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एक नहीं होते हैं, दो दो होते हैं, और एक दूसरे के ऊपर होवर करते रहते हैं और फिर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं। और जब ये दो दो पाए जाते हैं तब ये 100% ग्रेविटेशनल वेव जनरेट करते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, दे आर मेड विद द फॉर्म विद फ्रॉम कोएलेसेंस एंड रिपल अराउंड विद द स्पीड ऑफ लाइट। कोएलेसेंस का मतलब होता है जब ये दो बाइनरी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे होवर करते हैं, इस प्रोसीजर को कोएलेसेंस कहते हैं। तो ये जो कोएलेसेंस होता है, इसके आसपास वो रिपल करते हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलती हैं। एज दे ट्रैवल अवे फ्रॉम दिस सिस्टम दे गेट कंप्रेस्ड एंड एक्सपैंड कंटिन्यूअसली। और फिर अभी 2015 से 17 में ये आकर के टकराई थी लीगो के साथ। लीगो के कुछ जो उन्होंने टूल्स बनाए हुए हैं, उन टूल्स के साथ आकर के टकराई, और फिर साइंटिस्ट ने कहा कि आइंस्टाइन जो है वो सही थे। इसलिए 2017 में कुछ साइंटिस्ट को इस ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया था। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स मैटर क्यों कर रही है इतनी ज़्यादा, हमें क्या लेना देना ग्रेविटेशनल वेव्स से? देखिए, आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है दे आर रिपल्स इन द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम दैट ट्रैवल टुवर्ड फ्रॉम द सोर्स दैट क्रिएटेड देम। इसका मतलब है कि अगर आपको ग्रेविटेशनल वेव के बारे में पता चल गया, आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से क्रिएट हो रही है, आपको ये पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्स बना किस चीज़ से है, मतलब यूनिवर्स की बिगिनिंग और यूनिवर्स का फॉर्मेशन, इन दोनों के बारे में अगर आपको पता करना है तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे लिए एक लैंडमार्क स्टडी का रोल प्ले करेंगी। टाइम स्पेस एनॉमली जो है, टाइम स्पेस एनॉमली को समझने में ग्रेविटेशनल वेव्स अपना रोल प्ले करेंगी। हमारी अगर किसी नियर गैलेक्सी में कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसका डायनामिक्स हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ से जो वेव्स निकल के आएंगी वो उसके डायनामिक्स को हमें समझाएंगी। अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार्स हैं तो वो क्या हैं, वो माइंड बॉगलिंग डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं और उनके अंदर क्या होता है। न्यूट्रॉन स्टार की प्रोसीजर हम फिर भी जानते हैं, बट उनके अंदर क्या है, उनका इंटीरियर हम नहीं जानते। ये इंटीरियर हम जान पाएंगे ग्रेविटेशनल वेव्स के समझने से। फिर ब्लैक होल्स, सबसे बड़ी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ब्लैक होल के अंदर क्या है कोई नहीं जानता। ये ब्लैक होल क्या होंगे ये भी हम समझ पाएंगे अगर हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता चल जाए। तो शायद ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता करके हमें डार्क मैटर के बारे में भी कोई क्लू मिल जाए। तो अल्टीमेटली साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक स्टडीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और विद दिस ग्रेविटेशनल वेव्स इट इज नॉट अनदर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट इज अ होल न्यू स्पेक्ट्रम इन इटसेल्फ। तो यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड जो भी अभी तक हिडन लेयर्स हैं वो सारी ओपन होने लग जाएंगी अगर ग्रेविटेशन वेव्स के बारे में हमें ठीक से जानकारी मिलने लग जाए। तो ये सारी लैंडमार्क डिस्कवरीज हैं जो हमने इस लेक्चर सीरीज के अंदर देखी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग एंड वॉचिंग दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।